जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का विषय है एसआरए में एमओयू कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप देख ही रहे हैं आपके सामने में एसआरए खुद में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि एसआरए के प्रकल्प पूरे नहीं हो पा रहे हैं। डेवलपर 3-3 4-4 डेवलपर चेंज हो रहे हैं। आपको भाड़ा की समस्या आती है, आपको घर की समस्या आती है, आपको पात्रता की समस्या आती है और बहुत सारे समस्याएं आपको उत्पन्न होती रहती हैं। जब तक आप झोपड़े में हैं तब तक आप सेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके यहाँ एसआरए का प्रोजेक्ट आता है तो आप में एक हलचल मच जाता है कि करना क्या है और होगा कैसे और हमें कैसे हमारा घर बन के मिल पाएगा। लेकिन सोचते तो हम पॉजिटिव हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं कि इसमें हमारी ही चूक है। एज अ टेनेंट हम लोग एक प्रॉपर डिसीज़न नहीं बना पाते, जिससे कि हमारे को सही डेवलपर नियुक्त कर पाए, सही समय पे हमारा काम हो पाए, सही ढंग से कहते हैं कि हमको घर मिल पाए। इसमें सबसे बड़ी गलती सोसाइटी की भी होती है कि जो सोसाइटी को कहते हैं कि हम चयन करते हैं, वो सोसाइटी भी एक तरफा हो जाती है, जो कि टेनेंट के लिए ना सोच के डेवलपर के बारे में डेवलपर के हित के बारे में ज़्यादा सोचती है, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो जाता है। और जहाँ तक कि कहते हैं कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर हम राजनीति को भी घुसा देते हैं तो निश्चय ही कहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट ख़राब होने का डर है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए कि एसआरए में एमओयू करना बहुत ज़रूरी है। आज का विषय है हमारा एसआरए में एमओयू करना कितना ज़रूरी है। आप देख ही रहे 97 से लेके एसआरए आज तक चलते आ रहा है, लेकिन कोई भी गलती के प्रोजेक्ट ढंग से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट का रेशियो, तो आज तक कहते हैं पिछले 27 सालों में कम से कम कहते हैं 30% भी प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट नहीं हो पाए एसआरए द्वारा। कितने डेवलपर्स अपॉइंटेड हैं, 3-3 4-4 डेवलपर चेंज हो गए, लेकिन आज तक प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ। आज उन पे वापस से डेवलपर अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन उनकी छानबीन नहीं की जा रही है सोसाइटी द्वारा। तो यहाँ पे कैसा है, जो आपकी सोसाइटी है, जो पदाधिकारी है, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, अपने बेनिफिट के चक्कर में लोगों को डुबा देते हैं। तो हर एक टेनेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रश्न पूछे कि भाई ये किस कंडीशंस पे हम उनको अपॉइंट कर रहे हैं और हमें उनसे क्या मिलेगा। इसका कोई लिखित पुख्ता सबूत है क्या? क्या हमारे बीच में डेवलपर और सोसाइटी के बीच में एमओयू हुआ है क्या? और एमओयू हुआ है तो वो स्टैम्प ड्यूटी हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके कंडीशंस क्या है। देखिए, अगर इस डेवलपर को आप अपॉइंट कर रहे हैं एज अ सोसाइटी, आप पदाधिकारी अगर आप हैं, आप हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो कंडीशंस है वो टेनेंट के ज़रूर होने चाहिए और वैसा एमओयू रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जो एमओयू रिकॉर्ड होगा, यदि कोई व्यक्ति, कोई टेनेंट उसका ज़ेरॉक्स कॉपी मांगता है तो उन तक ये सर्कुलेट किया जाए। देखिए, एसआरए में जब आप डेवलपर अपॉइंट कर रहे हैं तो इसमें कोई भी कॉन्फिडेंशियल मुद्दा नहीं होता है। हर एक मुद्दा आप लोगों को बताया जा सकता है। कॉन्फिडेंशियल तभी होगा जब पदाधिकारी के नियत में खोट होगी। अगर उनके नियत में खोट नहीं है तो हर एक मुद्दा कहते कि लोगों तक बताया जा सकता है कि हम डेवलपर से क्या डिमांड कर रहे हैं और डेवलपर हमको क्या देने वाला है। इसके लिए ही हम क्या कहते हैं कि यदि आप अपने प्रोजेक्ट में नए डेवलपर को अपॉइंट करने जा रहे हैं तो इसमें हर एक टेनेंट का, हर एक झोपड़ी धारक का हक है कि वो पूछे हमको क्या मिलने वाला है। अगर आप आज ही अपने लिए खड़े होते हैं तो आपका प्रोजेक्ट बन पाएगा, नहीं तो क्या होगा, अगले और 14-15 साल किसी और डेवलपर को ऐसे ही कहते कि बिना उसके स्पष्टता के उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा, सिर्फ अपने नियत हित के लिए। और वो 5-10 लोगों के नियत हित के लिए पूरे प्रोजेक्ट को कहते कि बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो हम ये कहते हैं
कि आप डेवलपर और सोसाइटी के बीच में एक एमओयू स्टैंड कीजिए। एमओयू स्टैंड करने का रीज़न क्या है कि यदि आपको कोई आपत्ति आती है डेवलपर की तरफ से तो आप कंसर्न कोर्ट को, हाई कोर्ट को डायरेक्टली उस एमओयू के बेस पे कि उस डेवलपर ने वो एमओयू की पूर्ति नहीं की है, इसलिए हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, जिससे कि आपको अथॉरिटी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका दौड़ भाग का समय कम हो जाएगा और आपको पर्टिकुलरली डायरेक्शन हाई कोर्ट द्वारा दिया जाएगा कि उस पर क्या होना चाहिए एज़ पर एमओयू जो डेवलपर ने आपको स्टैम्प ड्यूटी करके दिया हुआ है। अब उसमें एमओयू में कंडीशंस क्या होने चाहिए? एमओयू में कंडीशंस ये होना चाहिए कि आप हमारी बिल्डिंग कैसे बनाओगे और उसका प्लान क्या है, आप हमें रेंट कितना दोगे, रेसिडेंशियल को कितना दोगे, कमर्शियल को कितना दोगे, क्या आप हमें कहते हैं कि रेंट के बदले में ट्रांजिट कैंप बना के देने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं कि अपात्र हो रहा है कोई रीज़न से तो उनकी पात्रता की जिम्मेदारी कौन लेगा, और अगर वो पात्र होने लायक नहीं है तो उसके बदले में कहते हैं कि उसको क्या कंपनसेशन दिया जाएगा। अब हमारा महलिया है तो महलिया का हमको क्या कंपनसेशन दिया जाएगा, हमारी बिल्डिंग कितने दिनों में, देखिए कैसा होता है 4000 स्क्वायर मीटर का लैंड है तो 36 महीने है, ऐसे करके कहते हैं कि जैसे स्क्वायर मीटर आपका लैंड बढ़ते जाएगा उस हिसाब से पीरियड बढ़ते जाएगा। तो आप ये तय करिए कि आप हमारा रिहैब का बिल्डिंग कितने सालों में बना के हमको देंगे। यदि आपने उतने सालों में नहीं बना के दिया तो आप हमको क्या कंपनसेशन दोगे। हम आपको एज अ डेवलपर अपॉइंट कर रहे हैं तो आप सोसाइटी के लिए एडिशनल क्या कॉर्पस फंड दे सकते हो। देखिए सिक्योरिटी मेंटेनेंस डिपॉजिट पर टेनामेंट 40,000 रुपये है DCPR 2034 के हिसाब से, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन उसके अलावा क्या कॉर्पस फंड डायरेक्टली डेवलपर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में सोसाइटी को देगा, जिससे सोसाइटी आपकी मेंटेनेंस फ्री हो सके। क्योंकि SRA में सबसे बड़ा मुद्दा आएगा कि मेंटेनेंस कौन भरेगा, क्योंकि रहने वाले झोपड़ी धारक आज तक उन्होंने कोई मेंटेनेंस नहीं भरा तो आगे जाके मेंटेनेंस भरने में उनको आपत्ति होगी। सब कैसा है, EWS सभी कहते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं तो उनको 2000 2500 मेंटेनेंस भरना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो वो सिक्योरिटी मेंटेनेंस डिपॉजिट के अलावा आप कॉर्पस फंड क्या दोगे सोसाइटी को आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में। आप हमें एमिनिटीज़ क्या दोगे, हमारे आपके साथ में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पे अगर कहते हैं कि आप फेल होते हो तो आप क्या कंपनसेशन दोगे। आप हमारा प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हो और आप छोड़ के चले जाते हो तो क्या कंपनसेशन दोगे। देखिए MOU इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल के डेट में डेवलपर सिर्फ पूर्ति करने के लिए आपके प्रोजेक्ट पे ना आए, काम करने के लिए आए और उसकी मजबूरी बन जाए कि वो आपको प्रोजेक्ट बना के ही दे। ऐसा नहीं कहते बीच मझधार में फिर से छोड़ के चला जाए। जैसा कि अभी 517 प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए गए थे जिनका प्रपोज़ल डाला हुआ था बिल्डर द्वारा SRA में डाला गया था, उनको 20 अप्रैल 2022 को रिजेक्ट कर दिया गया था और उस पर बोला गया था कि नया डेवलपर अपॉइंट किया जाए सर्कुलर 144 के अनुसार। लेकिन उसके बाद में कुछ प्रोजेक्ट्स पे डेवलपर्स अपॉइंट हुए, लेकिन हमने क्या कहा था कि जब आप इतने सालों बाद नया डेवलपर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपको ज़रूरी ये है कि आप चेक कर ले डेवलपर का बैकग्राउंड क्या है, उसने प्रोजेक्ट कितना किया है SRA का और उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है। वापस से कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को ना नॉमिनेट कर दें जो आपका प्रोजेक्ट फिर से बनाने के मूड में ना हो और सिर्फ कहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट लेके बैठने के मूड में हो। तो ये जांच ले। और वो जो ऑर्डर था CO SRA का 517 प्रोजेक्ट का, वो 10 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। तो जो 517 पुराने डेवलपर थे वो फिर से जीवित हो गए। तो उस कंडीशन पे आपको जो
517 डेवलपर आपके प्रोजेक्ट में वापस जीवित हो गए, उनको पहले 13(2) मतलब चेंज ऑफ डेवलपर करना बहुत ज़रूरी है। चेंज ऑफ डेवलपर करने के बाद में आप सर्कुलर 144 के अनुसार अपना GBR कंडक्ट करें और नया डेवलपर अपॉइंट करें आपके कंडीशंस पे। और आपके कंडीशंस वो MOU में तय होने चाहिए। उस डेवलपर को GBR के पहले ही सोसाइटी और डेवलपर के बीच में एक MOU स्थापित करें जो इसका स्टैम्प ड्यूटी हो और आपके जो भी कंडीशंस है उसमें लिखित हो और उसकी कॉपी जो भी टेनेंट चाहे उनको अवेलेबल हो। जब ऐसा करेंगे और प्रोजेक्ट में सोसाइटी, टेनेंट और डेवलपर ये तीनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तभी तालमेल बैठ पाएगा। ऐसा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखा जाएगा, हर एक चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा तो आपके बीच में तालमेल नहीं बैठ पाएगा और प्रोजेक्ट को बनने में आपत्ति आती है। दुनिया भर के कंप्लेन इनिशिएट होते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट एकदम ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली फर्स्ट डे में कहते हैं कि जब आप डेवलपर को अपॉइंट कर रहे हैं, आपने अपने कंडीशंस पे MOU बना लिया और सोसाइटी, डेवलपर और टेनेंट को ट्रांसपेरेंटली आपके कंडीशंस पे क्या कंडीशंस तय हुए हैं और इस कंडीशंस को सर्कुलेट कर दिया लोगों को कि हर एक व्यक्ति इस पे अमल कर सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो एक्शन भी ले सकता है। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट बन पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है सारे में कहते हैं जो 517 प्रोजेक्ट हैं जिसमें डेवलपर को निकाला जा रहा है, मतलब चेंज ऑफ डेवलपर किया जा रहा है और उसमें नई डेवलपर की नियुक्ति की जा रही है, तो MOU ज़रूर बनाएं। देखिए, खाना पूर्ति ना करें, खाना पूर्ति करेंगे तो अगले 20 साल और प्रोजेक्ट नहीं बनने वाला है आपका। तो ज़रूरी है आपका 2 साल और डिले हो चलेगा, लेकिन इत्मीनान से MOU बनाएं सोसाइटी और डेवलपर के बीच में और वो ट्रांसपेरेंटली सबको डिस्क्लोज़ करें। अब कितने प्रोजेक्ट्स में हम देख रहे हैं कि पिछले वाले डेवलपर को, जैसे 10 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि COSRA का जो 20 अप्रैल 22 का ऑर्डर था 517 प्रोजेक्ट का, वो कैंसिल कर दिया। मतलब पुराने डेवलपर फिर से जीवित हो गए। तो पुराने डेवलपर को पहले चेंज ऑफ डेवलपर का ऑर्डर लेके आए और फिर GBR करके नए डेवलपर को अपॉइंट करें। ऐसा नहीं कहते कि GBR आप पहले कर लें नए डेवलपर को अपॉइंट करने का और फिर कहते कि चेंज ऑफ डेवलपर करें। इससे क्या होगा, आपका केस लिटिगेशन में चला जाएगा और आप फंस जाओगे। ना तो पुराना डेवलपर निकला और ना तो नया डेवलपर बैठ पाया, प्रोजेक्ट अटक गया। तो आपको कैसा है, एकदम साफ सुथरे मन से, जो भी सोसाइटी के लोग हैं काम कर रहे हैं, साफ सुथरे मन से उस पर काम करें, तब तो प्रोजेक्ट बन पाएगा, नहीं तो प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। और ज़रूरी है कि आप किसी भी डेवलपर का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो आप उस पे MOU बनाएं और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे डेवलपर को अपॉइंट करें, तभी जाके कुछ हो पाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि MOU का कितना इम्पोर्टेंट है। MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसी भी डेवलपर को आप अपॉइंट कर रहे हो तो सोसाइटी को, अगर सोसाइटी आपके लिए ट्रांसपेरेंटली काम करना चाहती है तो वो ज़रूर डेवलपर द्वारा MOU बनाएगी और वो लोगों को सर्कुलेट करेगी और लोगों के जो कंडीशंस है उस MOU में रखेगी। जब यहाँ पे अगर अपना पर्सनल बेनिफिट छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। और ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हमारे पास में है जो ट्रांसपेरेंटली लोगों के लिए काम कर रही है, तो लोगों को दिक्कत नहीं आ रही है, उनकी सोसाइटी प्रॉपर वे में काम कर पा रही है। तो ज़रूरी ये है कि आप MOU बनाएं और जो आपकी सोसाइटी है ट्रांसपेरेंटली लोगों के लिए काम करें, डेवलपर के साथ में मिलके काम करें, लेकिन ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से रखें, तभी जाके आपका प्रोजेक्ट साफ सुथरा बन पाएगा। यदि आप यहाँ पे अपने बेनिफिट के लिए
एमओयू नहीं बनाते हो तो लोगों का नुकसान होगा। वो अपने बेनिफिट के लिए 1000 लोगों का नुकसान कर रहे हैं, तो ये एक गलत बात है। तो ज़रूरी है कि आप पहले डिसाइड करें, कंडीशंस डिसाइड करें कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, लोगों से अनुमति लें और उस पर एमओयू ड्राफ्ट करें और फिर ही डेवलपर का नियुक्ति करें। अगर फ्रेश प्रपोजल है उसमें भी एमओयू पहले जीबीआर से पहले ही कहते हैं एमओयू बना के डेवलपर द्वारा साइन करवा लें सोसाइटी और डेवलपर के बीच में, फिर उसके बाद में ही डेवलपर को जीबीआर में नियुक्त करें। और अगर आप 517 प्रोजेक्ट में पढ़ते हैं तो 517 प्रोजेक्ट में भी चेंज ऑफ डेवलपर पहले कर लें और उसके बाद में जीबीआर लगाएं और नए डेवलपर की नियुक्ति करें। प्रोजेक्ट को लिटिगेशन में ना डालें कि 2 डेवलपर आपस में लड़ते रहें और आपका प्रोजेक्ट ना बन पाए। और यह कैसा है, जब आप पर्सनल बेनिफिट अपना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट बन पाएगा। तो ज़रूरी ये है कि आप समझ गए होंगे एसआरए में सोसाइटी डेवलपर के बीच में एमओयू करना कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज इसी विषय पे आपको समझाया हमने। एसआरए के बाकी मुद्दे पे भी हम आपको समझाते रहेंगे। अगर आपको सभा की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें आमंत्रित कर सकते हैं, हम लोगों को आपके एसआरए के मुद्दों पे अवगत कराएंगे। और भी कोई विषय हुआ तो आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं और हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।